हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल को और उसके अंदर हमने क्या रिलीज़ करवा दिया, सेकेंडरी oocyte को। फिर हमने देखा था ये सेकेंडरी oocyte और स्पर्मेटोजोआ बनते कैसे हैं, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी। और आज हमारा टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन को लेकर के है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte का फ्यूजन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन उससे भी पहले हमने जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ करवाया है और स्पर्मेटोजोआ बनाया है, वो दिखने में कैसे होते हैं, कितने उनके पार्ट्स होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, उसको देखेंगे। फिर उन दोनों ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को फ्यूज़ करवा के क्या करवा देंगे, फर्टिलाइजेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवम की स्ट्रक्चर को, किसको, सेकेंडरी oocyte को, किसको, सेकेंडरी oocyte को बनाते हैं। मैंने एक गोले के अंदर एक सिंगल एस बनाया है। इसका क्या मीनिंग है कि सेकेंडरी oocyte कैसी सेल है, अनपेयर्ड सेल है, हिप्लॉइड सेल है। क्रोमोसोम के नंबर कितने, हाफ है, 23। जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ है वो कैसी स्ट्रक्चर है, हिप्लॉइड। जिस सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 है, कंप्लीट सेल है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल। ये दो वर्ड ओबीजी के अंदर बहुत बार अपने को सुनने को मिलते हैं। अपने को क्या करना है, इसकी मीनिंग ध्यान में रखनी है, क्योंकि एमसीक्यू की लैंग्वेज के अंदर हिप्लॉइड और डिप्लॉइड शो किया जाता है। डिप्लॉइड बोलते हैं 2n सेल को, यानी कि जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46। और हिप्लॉइड किसको बोलते हैं, एन सेल को, जिसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23। ठीक है, हिप्लॉइड सेल है इसीलिए इसको ऐसा बनाया। लेकिन एक नॉर्मल सेल जो कंप्लीट होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगी। लेकिन ये क्या है, अनपेयर्ड सेल है, हिप्लॉइड है। किसका रिजल्ट है, मियोसिस फर्स्ट का, जो कि हमने किस में करवाया था, गैमेटोजेनेसिस के अंदर। कि प्राइमरी सेल से क्या बनता है, सेकेंडरी सेल, और सेकेंडरी सेल कौन होती है, सेकेंडरी oocyte होती है। ये किस में, किस सेल डिवीजन का रिजल्ट है, मियोसिस फर्स्ट का। तो हमने देखा मियोसिस फर्स्ट ये बना। इसके अंदर ये जो डॉट डॉट है, ये क्या है, फ्लूइड वाला पोर्शन है। नॉर्मली किसी भी सेल के अंदर 90% वाटर होता है, और सेल के अंदर वाले प्लाज्मा फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जो कि ये कैसी सेल है, सेकेंडरी oocyte। इसके अंदर वाले इस फ्लूइड को हम क्या नाम देंगे, इस फ्लूइड को हम बोलेंगे oocyte, oocytoplasm। क्या बोलेंगे, oocytoplasm। ये होगा। इसकी बाहर की स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या होगा, बहुत सारा वाटर होगा। इसके बाहर भी क्या होगा, बहुत सारा वाटर होगा। और इसको हम क्या नाम देते हैं, विटेलस। क्या नाम देते हैं, विटेलस। और ये एक वाटर है, और वाटर के अंदर क्या होता है, फैलने की कैपेसिटी है, वो एक जगह नहीं रहेगा। और उसको एक जगह बाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और मेम्ब्रेन चाहिएगी जो इसको बाइंड करेगी। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देंगे, इस मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन, जो किसको कवर करती है, विटेलाइन फ्लूइड को। विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या करती है, विटेलाइन फ्लूइड को कवर करती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। जब ये विटेलाइन मेम्ब्रेन बनी तो इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनेगी जो इसको प्रोटेक्ट करेगी, और इनके बीच में क्या रहेगा, स्पेस। और ये जो एक और स्ट्रक्चर बनी, एक और लेयर बनी, इस लेयर का नाम क्या होगा, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर है, यानी कि ये कैसी है, पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ, इस विटेलाइन मेम्ब्रेन में और पेरी विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में क्या बन गया, स्पेस। और इस स्पेस के अंदर कौन रहेगा, पोलर बॉडी। कौन रहेगा इस स्पेस में, यहाँ रहेगी पोलर बॉडी। और संख्या में कितनी होती हैं पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte के अंदर एक।
हमने कल पढ़ा था जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो पोलर बॉडी की संख्या हो जाएगी 3, और जब अनफर्टाइल कंडीशन है ऐसे कंडीशन में पोलर बॉडी की संख्या होती है 1। और ये पोलर बॉडी क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करेगी इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसके बाद में इतनी स्ट्रक्चर तो बन के अपने सामने रेडी है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी oocyte को जिंदा कितना रहना है, 12 से 24 घंटे तक। और इस समय दौरान यूट्राइन कैविटी में फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्ट्रक्चर है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर बहुत सारे सिक्रेशन और सीलियाज रहते हैं, तो वो उसको डैमेज नहीं करे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए। और हार्ड स्ट्रक्चर हमेशा किससे बनती है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन से बनी एक और लेयर होगी जिसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटीन की बनी एक और लेयर होगी जिसको हम नाम देते हैं जोना पेलियोसुडा। जोना पेलियोसुडा नाम रहता है इसका, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है और हार्ड स्ट्रक्चर है। इसका प्राइमरी वर्क है इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखना। और सेकेंडरी oocyte किसका रिजल्ट है, सेकेंडरी oocyte का बना था ओवेरी के अंदर बना था, और ओवेरी के अंदर एक बड़ा फॉलिकल बना था जिसको हमने नाम दिया था ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवेरी की कौन सी सेल थी, फॉलिकुलर सेल। और फॉलिकुलर सेल के ग्रेन्यूल से एक स्ट्रक्चर बन के इसके ऊपर रहती है, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम रहता है, बहुत सारे ग्रेन्यूल से एक स्ट्रक्चर बन के रहती है, क्योंकि ये पहले किस में था, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर LH हार्मोन ने इसको क्या किया, रप्चर और सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ किया। तो इस फॉलिकुलर सेल के ग्रेन्यूल से ये एक और लेयर बनी, इसको हम क्या नाम देते हैं, कोरोना रेडिएट। क्या नाम देते हैं, कोरोना रेडिएट। समझना, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte बन के अपने सामने रेडी है। इसके अंदर हमने एक सिंगल SQ बनाया क्योंकि ये कैसी है, अनपेयर्ड है, हिप्लॉइड सेल है, और कैसी है, मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट है, जिससे ये क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए थे। इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको हमने बोला था oocytoplasm। क्या बोला था, ooप्लाज्म बोल सकते हैं या oocytoplasm, इसको हम ooप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ooप्लाज्म और oocytoplasm भी बोल सकते हैं। फिर हमने बोला कि इसके बाहर भी एक और फ्लूइड रहता है जिसको हमने क्या बोलते हैं, विट्रलस बोलते हैं या विट्रलस फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड के अंदर फैलने की कैपेसिटी रहती है, लेकिन इसको बाइंड करने के लिए एक और स्ट्रक्चर बनी जिसको हमने क्या बोला, विट्रलाइन मेम्ब्रेन। अब ये विट्रलाइन मेम्ब्रेन बन गई, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको प्रोटेक्ट करे, तो एक और हार्ड प्रोटीन की लेयर बनी जिसको हमने क्या नाम दिया था, जोना पेलियोसुडा। इसके बाद हमने बोला सेकेंडरी oocyte पहले कहाँ था, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ग्राफियन फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल ने बहुत सारे ग्रेन्यूल से इसके ऊपर एक और लेयर बनाई, इसको हमने कहा नाम दिया था कोरोना रेडिएट। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte रेडी है। और अब समझना, स्पर्म की स्ट्रक्चर एक साइड में बना देती हूँ, स्पर्मेटोजोआ को। किसको, स्पर्मेटोजोआ को। ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ का हेड है। क्या है, हेड। मोस्टली स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या होता है, हेड और टेल वाला 2 ही पार्ट होते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा भी बीच में पार्ट रहेंगे, लेकिन 2 पार्ट इम्पोर्टेंट है। ये बन गया हेड। इस हेड के ऊपर एक टोपी होती है, कैप होती है। ये कैप बड़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, उस सेकेंडरी oocyte के पास जाने के लिए। और इसके अंदर क्या रहता है, एक केमिकल भरा रहता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है ये, हमने क्या बोला, ये क्या है, स्पर्म का क्या है, हेड। और ये क्या है, कैप। इसका क्या नाम है, कैप का, एक्रोसोमल कैप। क्या है, एक्रोसोमल कैप। इसके अंदर ये जो केमिकल भरा है इसका क्या नाम है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। क्या है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम। ये बड़ा हेल्पफुल एंजाइम है, जो कब काम आएगा, जब ये स्पर्म सेकेंडरी oocyte के पास जाएगा तब। फिर
हेड के नीचे हमेशा ही क्या होता है, नेक। हमारा ये क्या है, हेड। हेड के नीचे क्या, नेक। नेक के नीचे क्या रहती है, बॉडी। तो ठीक वैसे स्पर्म की स्ट्रक्चर है। हेड के नीचे वाला ये पार्ट क्या है, नेक। ये क्या है, नेक। नेक के बाद में ये क्या है, स्पर्म की बॉडी। क्या है, इस पार्ट को हमने नाम दे दिया बॉडी। ठीक है। इस बॉडी के अंदर कितनी चेन होती है, 9 चेन रहती है। कितनी चेन रहती है, अराउंड 9 चेन रहती है। और हर चेन के पास में 9 माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब होता है, पावर हाउस। पावर हाउस यानी एनर्जी है उसके पास। स्पर्म को भगाने के लिए एनर्जी जो मिलती है स्पर्म को, वो कहाँ से मिलती है, बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और वो क्या बनाते हैं, एनर्जी। ग्लूकोज को यूज़ करते हैं और एनर्जी बनाते हैं स्पर्म को भगाने के लिए। क्योंकि इसकी जो दौड़ है वो बहुत लंबी है, आगे हम समझेंगे। इस चेन के पास में टोटल 9 चेन है। कितनी है, 9 चेन। और हर चेन के पास में 9 माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका मीन्स अराउंड 81 और 80 के आसपास इसके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है। ठीक है। इसके बाद इसकी एक और स्ट्रक्चर रह जाती है पीछे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूंछ, यानी कि टेल। क्या, टेल वाला पार्ट। टेल वाले पार्ट का क्या काम रहता है, गति देना। जब स्पर्म भाग रहा है तो इसको ये टेल क्या देती है, गति प्रोवाइड करती है फास्ट भागने के लिए। और स्पर्म क्या कर देता है, जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं। टेल इसको गति देती है। और ऊपर इसका केव है, जो आगे बढ़ने में केमिकल रिएक्शन में काम आएगी। और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है हाइलुरोनाइडेज एंजाइम, जो आगे फर्टिलाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये स्ट्रक्चर अपने सामने बन के रेडी है, किसकी, स्पर्मेटोजोआ की। अब मैं कुछ टाइम ड्यूरेशन लिखती हूँ, जहाँ से क्या बनते हैं, MCQ। एक तो है 48 से लगाकर 72 होवर। एक टाइम पीरियड कितना है, 61 डे का। एक टाइम पीरियड कौन सा है, 3 मंथ का। एक टाइम पीरियड कौन सा है, सिर्फ 16 डे का। ये चारों टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे, एक छोटे से डायग्राम से समझेंगे हम। ये स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस। और यहाँ से क्या निकलता है, डक्टल सिस्टम। और यहाँ से क्या बनता है, एपिडिडाइमस। और वास डिफरेंस से होते हुए ये क्या बन गई, पेनाइल स्ट्रक्चर। ये क्या है, टेस्टिस। ये क्या है, सेमाइनल वेसाइकल, यानी कि डक्टल सिस्टम। सेमाइनल वेसाइकल्स यानी कि डक्टल सिस्टम। ये क्या है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। और ये क्या है, वास डिफरेंस। क्या है, वास डिफरेंस। और ये क्या है, पेनाइल स्ट्रक्चर। क्या है, पेनिस। अब देखना, ये 48 to 72 और ये क्या है, स्पर्म का लाइफ स्पान है। कब का है, आफ्टर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के बाद ये स्पर्मेटोजोआ कितना जिंदा रहेगा, 48 से 72 आवर तक। 48 से 72 आवर तक अगर ये सेकेंडरी oocyte से जाके मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा टाइम पीरियड क्या है, 61 डे। यह पीरियड कहाँ चलता है, इस टेस्टिस के अंदर बनने की जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि ये जो स्पर्मेटोजोआ बनता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर टोटल ड्यूरेशन कितना लगता है, हमने कल भी पढ़ा था, 61 डेज, जो कहाँ चलता है, यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने पढ़ा 3 मंथ। यहाँ से जब स्पर्मेटोजोआ बने और इस डक्टल सिस्टम से होते हुए एपिडिडाइमस से होकर के इस पूरे सिस्टम के अंदर जो टाइम पीरियड इन्वॉल्व रहता है वो होते हैं 3 मंथ तक। ये 3 मंथ आपको कहाँ से समझ में आ जाएंगी, कम्युनिटी के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्शन जिसका नाम है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं परमानेंट मेथड, ट्यूबेक्टमी एंड वैसेक्टमी। जब भी कोई मेल के अंदर वैसेक्टमी हो रही है तो हम उसको एडवाइस देते हैं कि तुम्हारे अंदर हमने क्या किया है
इस कनेक्शन को ब्रेक कर दिया है जहाँ से ये स्पर्म को ला रहा है, उस कनेक्शन को हमने ब्रेक कर दिया। लेकिन इस कनेक्शन के बीच में जो ये डक्टल सिस्टम है, सेमेनाइल वेसिकल है, एपिडिडाइमस है, ये सारा प्रोसेस है, इनके अंदर क्या है, बंद करके जो स्पर्म रहे हैं वो यहाँ ख़त्म नहीं होते। कितने टाइम तक? 3 मंथ तक। जस्ट आफ्टर एजुकुलेशन सिर्फ 48 से 72 आवर जिंदा रहते हैं, लेकिन इस सिस्टम के अंदर कितना जिंदा रहते हैं? 3 मंथ तक। इसीलिए हम उनको एडवाइस देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, या तो 90 इजैकुलेशन आपको क्या करना है प्रोटेक्शन के साथ, 90 इजैकुलेशन क्या करना है विथ प्रोटेक्शन यूज़ करना है, प्रोटेक्शन यूज़ करना है, या फिर आपको क्या करना है 3 मंथ तक सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना। या तो क्या करना है 3 मंथ तक प्रोटेक्शन यूज़ करना है 90 डेज तक, या आपको 90 इजैकुलेशन तक क्या करना है प्रोटेक्शन यूज़ करना है। नहीं तो ऐसे कंडीशन में ये जो स्पर्म है इस डक्टल सिस्टम में, ये अगर वेजाइना के अंदर इंजेक्ट होते हैं आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 डे और वहाँ पे ओवुलेशन हो रखा है, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और आपके वासेक्टमी का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप अभी तक अनस्टेराइल नहीं हुए, आपको इतना समय लग जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्या रहता है, स्पर्म। फिर हमारे पास 16 डे रहते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है 16 डे? कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर कौन सा सेल डिवीज़न चलता है, माइटोसिस। वो क्या है, नॉर्मल। इसीलिए अपनी बॉडी क्या करती है, अगर माइटोसिस हो रहा है तो उसको क्या बोलती हैं, चलने दो चलने दो, चलता रहता है। लेकिन जब भी गेमेटोजेनेसिस की बात आती है और हमारी बॉडी का एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों सेल को क्या बनाना है, अनपेयर्ड बनाना है, हिप्लॉइड बनाना है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ करनी है। इसीलिए जैसे ही ये मियोसिस स्टार्ट होता है और अपनी बॉडी को लगता है कि ये कौन सा सेल डिवीज़न हो गया, ऐसा तो पहले कभी हमने देखा ही नहीं है। इसीलिए इस फेज़ को क्या कर देता है, 16 डे तक अरेस्ट फेज आ जाती है, अपनी बॉडी इस मियोसिस को रोक देती है। कितने दिन के लिए? टेस्टिस के अंदर 16 डे तक इस फेज़ को यहाँ रोक देगी, जहाँ क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है। वहाँ पे मियोसिस फर्स्ट वाली फेज आएगी, उससे पहले उसको अरेस्ट कर देगी, जैसे ही शुरू होगा उसको रोक देगी। ये जो अरेस्ट फेज़ है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कितनी रहती है, 16 डे की रहती है। और फिर अपनी बॉडी इस चीज़ को समझ लेती है कि हमें क्या बनाना है, सेकेंडरी oocyte और स्पर्मेटोजोआ। इसीलिए सेकेंडरी oocyte के अंदर तो बहुत लंबा टाइम लिया था अरेस्ट फेज ने, 12-13 साल लिए थे, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी सेकेंडरी oocyte की जन्म के समय। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस तो होता ही कब है, प्यूबर्टी के बाद। तो इस फेज़ को बॉडी अडप्ट कर लेती है। 16 डे के बाद में बॉडी को समझ में आ जाता है क्या बनाता है, स्पर्मेटोजोआ बनाना है, जो क्या है आगे जा कर के सेकेंडरी oocyte से फ्यूज होगा और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और उसका क्या रिजल्ट है, और आप और हम सब उसी का रिजल्ट है, उसी फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। ठीक है, तो ये 16 डे क्या है, अरेस्ट फेज है, कहाँ पे, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है। उस फेज़ को 16 डे तक बॉडी रोक देती है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट उसके लिए नया सेल डिवीजन होता है, इसलिए उसको अरेस्ट कर देती है। और ये हो गया टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 48 से 72 आवर। ये आफ्टर एजेकुलेशन इसका क्या है, लाइफ स्पान। और 16 डे क्या है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस को पूरा टाइम लगता है। 3 मंथ क्या है, इस डक्टल सिस्टम का ड्यूरेशन है। और 16 डे क्या है, अरेस्ट फेज है। तो ये दो स्ट्रक्चर जिसको हमें क्या करवाना है, फ्यूज करवाना है, ये दोनों बन करके अपने सामने रेडी है। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन हेडिंग पॉइंट को, जो क्या है, फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को अभी हम एक डायग्राम से होते हुए पूरा समझेंगे कि कैसे होता है ये फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए ये क्या है, यूटेराइन कैविटी, इसके पैरेलल ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम देना है ओवेरी। और ये एक स्ट्रक्चर है इंटरनल सर्वाइकल ओस और एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस, जो क्या है, सर्विक्स। और इस सर्विक्स से जो जुड़ा पोर्शन है ये क्या है,
वेजाइना, वेजाइना ये क्या है, ओवेरी, और इसके पास में से एक स्ट्रक्चर जो हमारे बहुत काम की है फर्टिलाइजेशन में, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, ओवरी, ये क्या है, वेजाना, और ये क्या है, सर्विक्स। अब क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे ये क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल, और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, और इस फिम्ब्रिया वाले पार्ट ने, फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट ने क्या किया, इसको रिसीव करके सिलियरी मूवमेंट करवा गई, इसको कहाँ रख दिया है, एम्पुला वाले पार्ट में। और अब ये किसका वेट कर रहा है, स्पर्मेटोजोआ का। ये ओवेरी है, यहाँ से क्या हुआ था, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, और इस फिम्ब्रिया वाले पार्ट ने क्या किया, इस सेकेंडरी oocyte को रिसीव किया, और यहाँ से सिलियरी मूवमेंट करवाते हुए इसको कहाँ भेज दिया, एम्पुला वाले पार्ट में। और अब ये वेट कर रहा है किसका, स्पर्मेटोजोआ का। अब इसको समझना कि यहाँ पे ओवुलेशन होकर के रेडी है, और उसी दौरान क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, और स्पर्म इजेक्ट हो गए डीप इन वेजाइना, इजेक्ट हो गए, कितने हैं, मिलियन इन नंबर, कहाँ इंसेक्ट हो चुके हैं, वेजाइना वाले पार्ट के अंदर, जो संख्या में कितने हैं, मिलियन इन नंबर है, जो कि हमने देखे थे। अब क्या होगा, इस मिलियन इन नंबर वाले स्पर्म के साथ क्या होगा, इस